हेलो स्टूडेंट, आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फिनेंशियल स्टेटमेंट जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड में हम देखेंगे कि जो इससे पहले जब पार्ट फर्स्ट पढ़ा था हमने, तो उसके अंदर हमने उसका बेसिक इंट्रो पढ़ा था कि उसका इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, क्या होते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्रमुख जो वित्तीय विवरण है वो कौन कौन से होते हैं, मेन फिनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि बैलेंस शीट रहा, इनकम स्टेटमेंट रहा, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सोशल बैलेंस शीट, सोशल P&L, इस तरह से वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ये सब प्रमुख वित्तीय विवरणों में आते हैं। हमने देखा था कि जो अभी जो मॉडर्न अप्रोच चल रही है उसके अंदर जो मॉडर्न अप्रोच है, आधुनिक जो दृष्टिकोण है, उसके आधार पर किस किस प्रकार के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर स्थिति विवरण अथवा चिट्ठा हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट, ये सब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बेसिक सबको आता है, लेकिन एक बार हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि कंपनी अधिनियम जो 2013 की अनुसूची 3 के अनुरूप, पहले शेड्यूल 6 लागू होता था जब 1956 वाला फॉर्मेट अप्लाई होता था। अभी कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार चिट्ठा तैयार किया जाता है। तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेटिंग, हम देखते हैं इसका क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन हम फॉर्मेटिंग एक बार देखते हैं। फॉर्मेटिंग से आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार की फॉर्मेटिंग तैयार रखी जाती है। तो फर्स्ट आ गया नेम ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी है उसका नाम लिख देंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, बैलेंस शीट एज ऑन होती है, यानी ये स्टेटमेंट एक डेट पर तैयार किया जाता है, एक पूरी अवधि के लिए तैयार नहीं किया जाता है, एक डेट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई पीरियड के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं। जैसे हम लिखते हैं बैलेंस शीट जब तैयार करते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन डेटेड 31 मार्च 2019 या 31 मार्च 2018, इस प्रकार से, या फिर कोई और भी डेट हो सकती है, लेकिन एज ऑन हम लिखेंगे इसके अंदर। तो अब हमें यहाँ पर देखते हैं फॉर्मेटिंग में फर्स्ट जो पार्ट है इसका, इसके अंदर आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। पहले जब 1956 वाला कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन हम जब बैलेंस शीट तैयार करते थे, तो एक T फॉर्मेट में तैयार की जाती थी। इसके लेफ्ट हैंड साइड हम इक्विटी मतलब लाइबिलिटी साइड होती थी, और राइट हैंड साइड असेट साइड होती थी। अभी हम ये तैयार करते हैं तो फर्स्ट हमारे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आ रहा है। नोट्स जो भी इनके पॉइंट्स होते हैं, जैसे शेयर होल्डर फंड का कौन सा पॉइंट है, वो हम इस तरह से लिखते हैं, और फिर इन पॉइंट्स को, हो सकता है इन पॉइंट्स के बारे में कोई और डिटेल हो, तो वो हम क्या करते हैं नीचे डिस्कस करते हैं। जैसे अब फर्स्ट हमारा इक्विटी और लाइबिलिटीज़ है, तो इसके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट हमारा क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड। फर्स्ट हमारा शेयर होल्डर फंड है, फर्स्ट जो हमारा शेयर होल्डर फंड है, इसके अंदर फर्स्ट हमारा आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पता ही है सबको, शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे। तो सेकंड हमारा है रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो सारे हैं यहाँ पर आ जाएंगे। कोई भी प्रॉफिट है या कोई भी अदर कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो सारे यहाँ आ जाएंगे। सी पॉइंट में आएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, जो शेयर वारंट्स के अगेंस्ट में जो पैसे प्राप्त हुए हैं, जो धन प्राप्त हुआ है, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारा शेयर होल्डर फंड जो स्टार्ट होता है, ये देखो सब पार्ट्स इसके देखिए, शेयर होल्डर फंड है, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज़, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इसके सब पार्ट्स है। तो शेयर होल्डर फंड का पार्ट 3 हो गए, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सेकेंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट पेंडिंग है वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड टॉपिक में। थर्ड हमारा आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में सभी गैर चालू जो दायित्व हैं वो सारे आ जाएंगे। इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएंगी, जो कि ये सबको पता है करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है, कि 12 मंथ्स से ज़्यादा पीरियड में अगर वो उसका टाइम है उसे पे करने का, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इसमें आ जाएगी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ क्या होगी कि जो करंट ईयर को जो टैक्स है वो ड्यू है, लेकिन वो अभी तक पेड नहीं किया, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ में क्या है इंक्लूड होता जाएगा। सी पॉइंट के अंदर आता है अदर लॉन्ग टर्म लोन्स, कोई अदर सोर्स से, बैंक से या कहीं और से लॉन्ग टर्म लोन लिए गए, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है कि कोई प्रोविजंस बनाए गए हैं
अब वो क्या है हम यहाँ पर लिख देंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर। तो अब नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारी जैसे शेयर कैपिटल है यहाँ पर, तो ये जो नोट्स टू अकाउंट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे शेयर कैपिटल ऑथोराइज में डिवाइड होती है, और इसके अलावा जो भी कोई अनपेड अमाउंट है इशूड सब्सक्राइब कैपिटल आती है। पहले जब हम तैयार करते थे बैलेंस शीट तो वो अलग तरीके से तैयार करते थे, और इसके अलावा जो अनपेड अलॉटमेंट मनी है, तो फाइनली जो अमाउंट आएगा वो ही यहाँ पर हम लिखेंगे। बाकी नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर करके नीचे हम इसको पूरा इसकी डिटेल हम जो भी वर्णन हम करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं शेयर होल्डर फंड हो गया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हो गया, और थर्ड हमारा आ गया नॉन करंट लाइबिलिटीज़, फिर आता है हमारा करंट लाइबिलिटीज़। अब हम देखेंगे करंट लाइबिलिटीज़ में वही लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऊपर आई थी, करंट इसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आएंगी, ट्रेड पेबल्स आएंगे। ट्रेड पेबल्स यानी जो व्यापारिक जो लेन देन होते हैं उसके अंदर कोई जो व्यापारिक उधारी होती है वो इसके अंदर आ जाएगी। अदर करंट लाइबिलिटीज़ जो भी हैं वो इसके अंदर आ जाएगी, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या है इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट अब सेकंड पार्ट आता है हमारा असेट्स का। इसके अंदर आएगी, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स में। तो अब नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, तो इसके नॉन करंट असेट्स के दो पार्ट हो गए, फिक्स असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सॉरी, दो पार्ट नहीं है उसके, मतलब फर्स्ट हमारा जैसे फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट्स में टेंजिबल फिक्स असेट आ जाएगी जो मूर्त जो स्थायी संपत्ति है। नेक्स्ट इंटेंजिबल फिक्स असेट। थर्ड में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और फोर्थ आ जाएगा हमारा इंटेंजिबल असेट्स वर्क इन प्रोग्रेस। बी हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जितने भी है वो आ जाएंगे। सी हमारा डेफर्ड टैक्स असेट्स, नेट अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी ऑलरेडी पेड है जो, वो प्रीपेड जो भी टैक्सेस है वो आ जाएंगे। डी आ गया लॉन्ग टर्म लॉन्स एंड एडवांसेस, किसी को लॉन्ग टर्म लोन और एडवांसेस दे रखे हैं तो। और लास्ट आ गया हमारा अदर नॉन करंट असेट्स जो भी हैं। अब करंट असेट्स में हमारे आ जाएंगे वही करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन, एडवांसेस, अदर करंट असेट्स। यहाँ हमारा टोटल आ जाएगा। टोटल पता ही है दोनों साइड का इक्वल होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसका जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे भी बैलेंस शीट जो बनाना है वो हम सब ऑलरेडी सबसे पहले हम यही चीज़ सीखते हैं, तो ये सबको आती होगी। बाकी एक बार इसका फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया वापस से। अब हम देखते हैं कि मेन क्या बातें बोली गई है कि कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल रिपोर्ट या फॉर्म में बनाई जाएगी, और P&L के डेबिट शेष को रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में घटाएंगे अगर हो सकता है, इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस का शेष माइनस में भी आ जाए। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर को अगर वे 12 माह के भीतर राइट ऑफ किए जाते हैं तो करंट असेट्स शीर्षक में, और 12 माह के बाद राइट ऑफ किए जाते हैं तो नॉन करंट असेट्स शीर्षक में हम दिखाएंगे। इसके अलावा ये देखेंगे ये कंपनी के लिए फॉर्मेट है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के शेड्यूल 3 में दिखाया गया वो फॉर्मेट है ये। बाकी अगर बैंकिंग कंपनी है या इंश्योरेंस कंपनी है, इनके लिए अलग से जो बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट है वो अलग से दिया गया है, तो इन पे ये वाला जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, अप्लाई नहीं होता है। वैसे नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे इसमें तो हम इनकम स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।